गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। ये एनिमल किंगडम की सीरीज में हमारा 9th लेक्चर है। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम एनालिडा। ठीक है, तो देखते हैं। तो फाइलम एनालिडा स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि बेसिक सीक्वेंस जो हमें याद रखना है कोई भी फाइलम पढ़ने का। हम कैसे पढ़ते हैं? तो सबसे पहले हम कोई भी फाइलम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या काउंट करते हैं? नंबर ऑफ स्पीशीज को काउंट करते हैं। डन। तो नंबर ऑफ स्पीशीज को जब आप काउंट करते हो तो फाइलम एनालिडा के अंदर आपको ऑलमोस्ट 9000 स्पीशीज दिखाई देंगी। अच्छा, एक चीज और याद कर लेते हैं। तो ये जो वर्ड एनालिडा आप पढ़ते हो, ये वर्ड आता है फ्रॉम दी वर्ड एन्यूलस। डन। एन्यूलस का मतलब जब भी आप देखते हो तो इनकी बॉडी में आउटर रीजन पर आपको रिंग्स दिखाई देंगी, यानी कि कुछ सेगमेंटेशन दिखाई देंगी। आपको हमेशा याद रखना है, तो जब भी आप एनिमल किंगडम में वर्ड एनालिडा पढ़ोगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि दीज आर सेगमेंटेड एनिमल्स। कैसे एनिमल्स हैं? आपको हमेशा याद रखना है, दीज आर सेगमेंटेड एनिमल्स विद ट्रू सीलोम। तो पहली बार ट्रू सेगमेंटेशन, दे आर सेगमेंटेड एनिमल्स विथ ट्रू सीलोम। कहने का मतलब कि पहली बार आपको एक ट्रू सीलोम और पहली बार एक पूरी सेगमेंटेड थ्रू आउट सेगमेंटेशन बॉडी में, जहां पर इंटरनल सेगमेंटेशन एक्सटर्नल सेगमेंटेशन को कॉरेस्पॉन्ड करेगी, वो आपको इसी फाइलम में दिखाई देगी, इन दी फाइलम एनालिडा। डन। तो यहाँ पर हमने देख लिया नंबर ऑफ स्पीशीज 9000 है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कोई भी स्पीशीज, कोई भी फाइलम आप पढ़ते हो तो उसके अंदर आप सबसे पहले कॉमन हैबिटेट को चेक करते हो। तो हैबिटेट अगर हम उनका देखें तो आप देखोगे ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग के साथ साथ ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक का मतलब कि हो सकता है कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको पढ़ने हो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। अच्छा, फ्री लिविंग की बात कर लेते हैं। फ्री लिविंग में दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो एक्वेटिक भी हो सकते हैं। एक्वेटिक का मतलब जो वाटर में रहेंगे, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। आपको याद रखना है एक्वेटिक में भी दो ऑप्शन है हमारे पास, एक फ्रेश वाटर हो सकते हैं और मेरीन हो सकते हैं। डन। तो आप कॉमनली एग्जांपल अगर आप पढ़ोगे तो फ्रेश वाटर में जब भी आप पढ़ते हो तो वहां पर आप एक एग्जांपल पढ़ोगे हिरुडिनेरिया। तो हिरुडिनेरिया का मतलब लीच। लीच एक एग्जांपल है जो आपको फ्रेश वाटर में दिखाई देगा। मरीन में अगर आप एग्जांपल पढ़ोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल पूरे फाइलम में जो आपको याद रखना है, दैट इज नेरेस, जिसको आप सैंडवर्म भी बोलते हो। टेरेस्ट्रियल एनिमल में अगर आप बात करोगे तो आपको पढ़ना है अर्थ वर्म, जिसको आप फेरेटिमा पोस्टोमा के नाम से जानते हो। तो अर्थवर्म इज टेरेस्ट्रियल। पैरासिटिक में अगर आप देखते हो तो मोस्टली जितने भी आपको मिलते हैं दे कैन बी एक्टो पैरासाइट। मोस्टली एंडो पैरासाइट कम ही मिलेंगे, तो जो भी मिलेंगे एक्टो पैरासाइट होंगे। और उसका क्लासिकल एग्जांपल जब आप देखते हो तो दिस विल बी लीच। डन। इसका हम कॉमन नेम से भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे फाइलम में आएंगे तो हम साइंटिफिक नेम भी याद करेंगे। तो ये तो पढ़ लिया आपने इनका कॉमन हैबिटेट। फिर मैंने आपको बताया था किसी भी फाइलम का हैबिटेट पढ़ने के बाद आप क्या करते हो, उनके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हो। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे क्राइटेरिया देखेंगे जिसकी वजह से आपने इसको फाइलम एनालिडा में प्लेस करा है। डन। तो 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जो हमको सब जगह पे डिस्कस करने होते हैं। तो पहला देख लेते हैं। तो पहला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम हर जगह पे पढ़ते हैं, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें चेक करना है कि फाइलम एनालिडा के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। तो आप जानते हो एस्केल मेंथस से क्या स्टार्ट हो गया है, ऑर्गन, सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें अब जो दिखाई दे रहा है सब जगह, आगे जितने भी हम फाइलम पढ़ेंगे सभी के अंदर ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब अब बहुत सारे ऑर्गन सिंक में काम करना स्टार्ट हो गए हैं, पर अभी भी इनके अंदर एक ट्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, एक ट्रू स्केलेटल सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हो गया है यहाँ से, पर रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी भी आपको दिखाई नहीं देगा, और स्केलेटल सिस्टम भी अभी आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि बोन्स वगैरह का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जितना भी बॉडी में मूवमेंट होगा किसकी वजह से होगा, दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ मसल्स। अभी हम देखेंगे कौन कौन से मसल्स हैं। तो ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये फोटो में मैंने एक एक्वेटिक लाइफ से या मरीन लाइफ से उठाकर आपको एक एनालिडा का स्ट्रक्चर दिखाया है। इसके बारे में क्या क्या खास बातें हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे, वापस इस फोटो पर आएंगे हम। दूसरा देखते हैं। दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या था, हमने क्या करना है, सभी के अंदर सिमेट्री को चेक करना है। जब मैं सिमेट्री को चेक कर रहा हूं तो मुझे पता है कि एनालिडा के अंदर जो सिमेट्री होगी दैट इज कॉल्ड बाईलेटरल सिमेट्री। और मैंने आपको बताया था बाईलेटरल सिमेट्री कैसी है, जहां पर एक एक्सिस के अलोंग आप दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ में कट कर सकते हो। तो बॉडी में दो लेटरल हाफ होंगे, एक राइट हाफ होगा और एक लेफ्ट हाफ होगा। बाईलेटरल सिमेट्री मैंने आपको बताया था हमेशा एक प्रोसेस के साथ आएगी विच इज कॉल्ड सेफलाइजेशन। तो सेफलाइजेशन का मतलब है कि हेड का डेवलपमेंट होगा, और हेड डेवलप होगा तो वहां पर माउथ भी होगा और सेंसरी ऑर्गन भी होंगे। तीसरा हमें पॉइंट देखना है यहाँ पर कौन कौन सा हम चेक करते हैं सिमेट्री के बाद,
हमें चेक करना है जर्म लेयर। कौन सी लेयर चेक करनी है हमें? जर्म लेयर। तो बॉडी में डेवलपमेंट के टाइम पर मैंने आपको बताया था एम्ब्रियो कितनी लेयर में अपने आप को अरेंज करता है? 3 लेयर में। तो ऐसे एनिमल जो 3 लेयर में अरेंज करते हैं अपनी गैस्ट्रुला को, दे आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल अगर आप देख रहे हो तो एक एक्टोडर्म होगी, एक फुली डेवलप्ड मीजोडर्म होगी और एक फुली डेवलप्ड एंडोडर्म होगी, जिसमें से मीजोडर्म क्या करेगी? बॉडी में मसल्स का डेवलपमेंट करेगी। तो बॉडी में अगर आप मसल देखोगे तो 2 ही तरह के मसल वहां पर प्रेजेंट होंगे, एक होंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और दूसरे होंगे सर्कुलर मसल्स। तो बॉडी में जितना भी मूवमेंट है वो इन 2 मसल्स की वजह से ही आपको दिखाई देगा। तो बॉडी में कार्टिलेज, बोन जैसा अभी तक कोई भी स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। चौथा हम क्या डिस्कस करते हैं? तीसरा हमने देख लिया, चौथा हम डिस्कस करते हैं उनके अंदर हमें पढ़ना है जर्म लेयर के बाद सीलोम। सीलोम को आप दूसरे नाम से जानते हो, दिस इज कॉल्ड बॉडी कैविटी। आपको अगर याद हो निमैटी हेलमिन्थ्स के अंदर आपको एक स्यूडोसीलोम दिखाई दी थी, पर आपको पहली बार ट्रू सीलोम जिस एनिमल में दिखाई देती है दैट इज एनालिडा। और ट्रू सीलोम का मतलब है कि दे आर आल्सो नोन एज यू सीलोमेट्स। यू का मतलब ट्रू, सीलोम का मतलब बॉडी कैविटी। तो दे आर कॉल्ड यू सीलोमेट्स, या दे आर हैविंग अ कैविटी कॉल्ड यू सीलोम। और मैंने आपको बताया था ये जो कैविटी है दिस इज फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। तो क्या था? तो ऐसी कैविटी विच इज फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, दिस इज कॉल्ड स्कीजोसीलोम। तो कैसी दिखाई दे रही थी हमें बॉडी कैविटी? तो हमारे पास क्या है? एक आउटर लेयर है जिसको हम बोल रहे हैं एक्टोडर्म, एक इनर लेयर है विच इज कॉल्ड एंडोडर्म। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म क्या है? दे आर ऑल लाइंड बाय दिस लेयर कॉल्ड मीजोडर्म। और मीजोडर्म कैसी होती है? सिक्रेटरी। तो मीजोडर्म और ये जो स्पेस इन बिटवीन मीजोडर्म आपको दिखाई दे रहा है तो दिस इज कॉल्ड बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, मीजोडर्म सिक्रेटरी है। तो यहां पर जो फ्लूइड आपको दिखाई देगा दिस इज कॉल्ड सिलोमिक, दिस इज कॉल्ड सिलोमिक फ्लूइड। तो अगर आप बाहर से देखोगे तो पहले एक्टोडर्म दिखाई देगी, फिर मीजोडर्म, फिर सिलोमिक फ्लूइड, फिर से मीजोडर्म, फिर आपको एंडोडर्म दिखाई देगी। आप जानते हो डेवलपमेंट में ये एक्टोडर्म स्किन में कन्वर्ट हो जाएगी और इसके नीचे जो मीजोडर्म है वो मस्कुलर लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके नीचे आपको सिलोमिक फ्लूइड दिखाई देगा। तो ऐसी कैविटी तो बेसिकली जो स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से बनी है, तो ये 2 मीजोडर्म की लेयर डेवलपमेंट के टाइम में आपस में स्प्लिट हो जाती हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्कीजोसीलोम। तो आपसे कोई पूछेगा नीट में कि पहले रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ट्रू सीलोम बताना आपको, तो पहले रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रू सीलोम जो आपको मिलेंगे तो दे आर कॉल्ड एनेलिडास। 5वां पॉइंट देख लेते हैं। 5वां पॉइंट हम पहली बार किसी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज सेगमेंटेशन। अगर आपको याद हो मैंने आपको एक एग्जांपल पढ़ाया था प्लेटी हेलमिन्थ्स के अंदर विच इज कॉल्ड टीनिया। तो टीनिया में पहली बार सेगमेंटेशन आई थी, पर वो भी ट्रू सेगमेंटेशन नहीं थी। ट्रू सेगमेंटेशन नहीं थी इसका मतलब वहां पर या तो एक्सटर्नल मिसिंग था या तो इंटरनल मिसिंग था। यहां पर दोनों तरह का सेगमेंटेशन आपको दिखाई देगा, तो ट्रू सेगमेंटेशन आपको दिखाई देगा। तो सपोज कहने का मतलब क्या है? सपोज आप अर्थवर्म की बॉडी देख रहे हो, तो अर्थवर्म की बॉडी अगर आप देख रहे हो तो बाहर से भी और अंदर से भी आप उसको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हो और वो सेगमेंटेशन सभी स्पीशीज पे यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगी। तो दिस इज कॉल्ड ट्रू सेगमेंटेशन। मैंने आपको बताया था ट्रू सेगमेंटेशन के लिए आप वर्ड इस्तेमाल करते हो मेटामेरिज्म। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी एनालिट्स हैं उनके अंदर मेटामेरिज्म प्रेजेंट है और बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो सेगमेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड मेटामियर्स। आपको क्लासिकली याद रखना है फर्स्ट मेटामियर जब आप पढ़ते हो, कौन सा मेटामियर आपको पढ़ना है? पहला मेटामियर, उसके लिए एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम। दिस इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम का मतलब फर्स्ट, पेरीफेरी पे जो होगा, और स्टोमिया मींस माउथ। डन। तो दिस इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम। तो सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। अगला जो हम क्राइटेरिया देखते हैं दिस इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। मैंने आपको बताया ही है कि हेमिकॉर्डेट्स तक हम कभी भी नोटोकॉर्ड को डिस्कस नहीं करेंगे। पहले रिप्रेजेंटेटिव जहां पे नोटोकॉर्ड आपको दिखाई देगी दिस विल बी कॉल्ड डेट्स। तो इसका मतलब कि जितने भी आपको एनालिडा पढ़ने हैं तो दे आर पार्ट ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। तो इसका मतलब नोटोकॉर्ड कभी भी डेवलप नहीं होगी। तो ये तो हमने पढ़ लिए बेसिक कैरेक्टर्स। अब पढ़ते हैं थोड़े एडवांस कैरेक्टर्स इनके बारे में। दूसरे एडवांस कैरेक्टर के लिए तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? इनकी बॉडी देख लेते हैं, बॉडी फॉर्म देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं हमें बॉडी देखने में कैसी दिखाई देगी बाहर से। तो बॉडी फॉर्म का मतलब है हम उसकी मॉर्फोलॉजी को देख लेते हैं। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बॉडी फॉर्म जब भी आप देखोगे तो बॉडी एक तो हमें कैसी दिखाई देगी? बॉडी इलोंगेटेड दिखाई देगी। इलोंगेटेड के साथ साथ मोस्टली जो बॉडी आपको दिखाई देगी दिस विल बी सिलेंड्रिकल। अगर आपने अर्थफॉर्म देखा हो तो आपको उसकी बॉडी ऐसे लेंथ में ज्यादा बड़ी दिखाई देती है, विड्थ में कम होती है। तो ऐसी बॉडी जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है विल बी कॉल्ड इलोंगेटेड। और शेप के बेसिस पर अगर आप देखोगे दिस इज कॉल्ड
सिलेंड्रिकल। अच्छा, अगर मैं देखूं तो बॉडी वॉल को, अगर बॉडी फॉर्म में अगर मैं बॉडी वॉल को ट्रेस करूं, अच्छा ये भी हो गया, और कहीं पे लिखा हो बॉडी इलोंगेटेड होगी, सिलेंड्रिकल होगी और सेगमेंटेड होगी, तो आप इसका मतलब अब समझते हो। बॉडी वॉल को अगर मैं देख लूं तो आउटर लेयर जो बॉडी की है, आउटर लेयर इज एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस किससे आएगी? एक्टोडर्म से आएगी। इसके नीचे अगर मैं देखूं तो मीजोडर्म होगी। तो मीजोडर्म बेसिकली क्या लेयर बनाएगी? मस्कुलर लेयर। तो बॉडी में कितने तरह के मसल डेवलप होंगे? दो तरह के, लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल मसल डेवलप होगा और सर्कुलर मसल डेवलप होंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे बॉडी की लेंथ छोटी या बड़ी होगी। सर्कुलर मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो बॉडी का डायामीटर इंक्रीज और डिक्रीज होगा। फिर उसके बाद अगर मैं अंदर की तरफ देखूं, मैंने भी आपको बताया, तो वहां पर पूरी बॉडी में आपको क्या दिखाई देगा? सिलोमिक फ्लूइड, या मुझे सिलोम दिखाई देगी जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स मुझे दिखाई देंगे। तो ये तो मैंने डिस्कस कर लिया क्या? बॉडी वॉल। अब कुछ स्पेशल फीचर्स मुझे बॉडी पर दिखाई दे सकते हैं। कुछ स्पेशल फीचर्स की अगर मैं बात कर लेता हूं, उसमें से पहला स्पेशल फीचर जो मुझे दिखाई देगा, दिस विल बी कॉल्ड पैरापोडिया। हो सकता है आपने 9th या 10th क्लास में थोड़ा सा एनिमल किंगडम जब पढ़ा हो, 9th क्लास में बेसिकली पढ़ते हो आप, तो वहां पर आपको बताया गया हो कि एनालिड्स के अंदर स्पेशल तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड पैरापोडिया। सभी में नहीं होता, सिर्फ आपको क्लासिकली जिसमें देखने में मिलता है, दिस इज नेरिस। अभी बता रहा हूं कैसे। तो पैरापोडिया कुछ नहीं है, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे फिर हम बनाएंगे। दीज आर फ्लैट, फ्लैटेंड, फ्लैशी लेटरल अपेंडेजेस। अभी हम बनाएंगे बॉडी, फिर हम वहां पर देखेंगे। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ बॉडी की एक्सटेंशन है। तो अगर मैं यहां पर एक नेरिस को बना लूं, तो नेरिस को अगर मैं बना रहा हूं तो सपोज इसकी बॉडी ऐसे सेगमेंटेशन में डिवाइडेड है। तो ये बॉडी क्या है? सेगमेंट में डिवाइडेड है। पर ये सेगमेंट क्या कर रहे हैं? सेगमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर, तो सेगमेंट को अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो सेगमेंट में हमें ऐसा दिखाई देगा। तो सेगमेंट में से हमें क्या करेंगे? थोड़ा सा लेटरल एक्सटेंशन दिखाई देंगे। तो यहां पर जो एपिडर्मिस होगी, इसको थोड़ा सा रब करते हैं यहां पर, तो ये जो एपिडर्मिस होगी बेसिकली लेटरल एक्सटेंशंस बनाएगी। अभी बना रहा हूं मैं यहां पर। तो बॉडी क्या करेगी? लेटरल एक्सटेंशन बनाएगी जो लोकोमोशन और रेस्पिरेशन दोनों में हेल्प करेंगे। देखो रेस्पिरेशन जितने भी एनालाइट पढ़ते हो आप, वो बॉडी सरफेस से होता है उनमें। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो अगर आप ऐसा देखोगे तो ये क्या है? ये सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ मसल्स की एक्सटेंशंस हैं या बॉडी वॉल की एक्सटेंशंस हैं। तो ऐसी एक्सटेंशन जब भी आपको दिखाई देगी तो दे विल बी कॉल्ड पैरापोडिया। तो ये जो मैं लेटरल एक्सटेंशन, लेटरल मतलब साइड से जो बॉडी के निकल रही हैं, तो दीज आर कॉल्ड लेटरल एक्सटेंशंस। मैंने यहाँ पे लिखा फ्लैट होंगी, देखने में बिल्कुल फ्लैट होंगी, फ्लैटेंड होंगी, फ्लैशी होंगी। फ्लैशी का मतलब यहाँ पर मसल्स का एक्सटेंशन होगा। तो सपोज ये एपिडर्मिस थी, इसके नीचे क्या है? मसल्स। तो मसल्स क्या करेंगे? इस लेयर के अंदर प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये ऐसी फ्लैट फ्लैशी एक्सटेंशन जब भी आपको दिखाई देगी तो दिस इज कॉल्ड पैरापोडिया। तो आपको याद रखना है, पैरापोडिया क्या करते हैं? दे विल हेल्प इन लोकोमोशन। तो बॉडी में क्योंकि मसल्स है तो मसल मूव करेंगे तो ये ऑर्गेनिज्म भी मूव करेगा, तो लोकोमोशन में काम करते हैं। इन जनरल एनालिड के अंदर मैंने आपको बताया एक ट्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। तो जितनी भी रेस्पिरेशन है यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, वो किसके थ्रू होता है? बॉडी सरफेस के थ्रू। तो जितना ज्यादा बॉडी सरफेस होगा उतना एक्सचेंज ऑफ गैसेज ज्यादा होगा। तो पैरापोडिया बेसिकली क्या कर रहे हैं? बॉडी में सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए एरिया भी बढ़ जाता है। तो आप पढ़ोगे नेरिस का एक स्पेशल तरह का फीचर है जहां पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पैरापोडिया। और पैरापोडिया क्लासिकली आपको सिर्फ और सिर्फ नेरिस में ही याद रखना है। डन। फिर दूसरे आपको स्पेशल फीचर यहाँ पे दिखाई देंगे। हो सकता है किसी के अंदर पैरापोडिया ना हो सकता है पैरापोडिया की जगह आपको दूसरे तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दें। दीज आर कॉल्ड सीटेस। तो सपोज अगर मैं ये बना रहा हूं, बॉडी मैंने बनाई, सपोज अर्थवर्म में आपको ये दिखाई दे रहा है, तो अर्थवर्म की बॉडी से आपको ये लेटरल एक्सटेंशन जो काइटिन के बने होंगे, एफ शेप या एस शेप आप कैसे भी कह सकते हो। डन। तो दीज आर काइटिनस एक्सटेंशन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सीटेज आर नथिंग बट एफ और एस शेप्ड, हुक लाइक होते हैं बेसिकली, काइटिनस एक्सटेंशंस फ्रॉम एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस से अगर आपको ये काइटिनस एक्सटेंशन दिखाई दे रहे हैं बाहर निकलते हुए, डन, दे आर कॉल्ड सीटेस। इनका लोकोमोशन के अलावा और कोई भी रोल आपको दिखाई नहीं देगा। और सीटे क्लासिकली जब आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे अर्थ
वर्म के अंदर। तो अर्थवर्म में आपसे पूछा जाए तो आप लिखोगे पैरापोडिया प्रेजेंट या एब्सेंट, तो आप लिखोगे पैरापोडिया एब्सेंट। पर आपको अगर सीटे पूछा जाए तो आप लिखोगे सीटे दे आर प्रेजेंट। डन। नेरिस के अंदर पैरापोडिया के साथ साथ सीटे भी हो सकते हैं, पर आपको हमेशा याद रखना है प्राइमरी जो है पैरापोडिया। डन। तीसरा एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, लीच में आपसे पूछा जाए अगर लीच, तो ये जो मैंने बनाया तो दिस वाज अर्थवर्म, बीच में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, तो दिस इज अर्थवर्म। पर लीच के अंदर अगर हम बात करें तो पैरापोडिया एब्सेंट होगा और सीटेज भी क्या होंगे, एब्सेंट आपको दिखाई देंगे। तो यानी कि लीच की बॉडी अगर आप ऐसा देखोगे तो आपको सिर्फ बाहर से सेगमेंटेशन दिखाई देगी, ना ही कोई पैरापोडिया होंगे ना ही कोई सीटे होंगे। तो दिस विल बी लीच। डन। तो ये तो हमने बात कर ली कुछ स्पेशल फीचर की बॉडी वॉल की, ये बॉडी फॉर्म हमें दिखाई देगी। अच्छा, इसके अलावा हम अब बात करेंगे स्पेसिफिक सिस्टम्स की इनके बारे में। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम हम देख लेते हैं कैसा होगा, या इनके अंदर डाइजेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया है, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो तो मैंने आपको बताया था इनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होगी दैट इज कॉल्ड कंप्लीट टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कंप्लीट का मतलब कौन सा बॉडी प्लान होगा, बहुत आसान है, अब हम थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि आप ये सब चीजें जानते हो। ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान आपको नजर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर एक ऐसी ट्यूब होगी जिसके अंदर दो ओपनिंग होगी, एक माउथ होगा और एक एनस होगा। माउथ इनलेट का काम करेगी और एनस आउटलेट का काम करेगी, पर दोनों की डेवलपमेंट में माउथ का डेवलपमेंट फर्स्ट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी माउथ पहले बन रहा है तो ऐसे एनिमल जो होंगे दे आर कॉल्ड प्रोटोस्टोमियंस, दे आर कॉल्ड प्रोटोस्टोमियंस। तो आपको याद रखना है, पर प्रोटोस्टोमियंस के साथ साथ आपको याद रखना है कि एलिमेंट्री कैनाल में जितना भी डाइजेशन होगा सारा का सारा कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसका मतलब अगर फूड यहां पर चला गया, अगर एलिमेंट्री कैनाल में फूड चला गया तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए गैस्ट्रिक कैविटी क्या करेगी या एलिमेंट्री कैनाल क्या करेगी, एंजाइम्स का रिलीज करेगी, और एंजाइम क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करेंगे और फूड विल बी एब्जॉर्ब्ड आफ्टरवर्ड्स। डन। तो ये तो बेसिकली एक आसान सा हमने सिस्टम पढ़ लिया विच इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमें दूसरा देखना है, रेस्पिरेशन देख लेते हैं इनकी बॉडी में कैसा होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई भी अच्छा डेवलप नहीं है, कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रॉस मार देता हूँ, डेवलप नहीं है। पर फिर भी इनकी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो है, क्योंकि अगर आप फूड से ग्लूकोज को बना ले और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर दे तो ग्लूकोज टिश्यू के पास जाएगी, पर ग्लूकोज से एनर्जी को जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना। तो ऑक्सीजन कैसे टिश्यू में जाएगी, दैट इज बाय द डिफ्यूजन थ्रू बॉडी वॉल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेस्पिरेशन इज थ्रू बॉडी सरफेस। तो आपको याद रखना है, तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा हमें याद रखना है, हमें क्या याद रखना है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करते हैं क्योंकि पहली बार आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो। तो हमेशा याद रखना, पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कि इनकी बॉडी में जो प्रेजेंट होगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वहां पर हार्ट प्रेजेंट होगा, पर हार्ट कैसा होगा, हमेशा ट्यूबुलर हार्ट होगा। इसकी लोकेशन देख लेते हैं, डॉर्सल, डॉर्सल हार्ट होगा, ट्यूबुलर हार्ट होगा। अच्छा, मैंने आपको बताया इनके अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अगर डेवलप हुआ है तो वो भी कौन सा डेवलप होगा, क्लोज टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, जब आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ते हो आप कॉर्डेट्स का और नॉन कॉर्डेट्स का कंपेयर करते हो। तो कॉर्डेट्स में हम अपने आप को देख लेते हैं, अगर हम अपने आप को देख लेंगे तो सारी चीजें समझ जाएंगे। तो अगर हम अपने हार्ट की बात करें तो हमारा हार्ट कैसा है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि हमारा हार्ट कैसा होगा, मस्कुलर। तो मसल्स का बना है ना हमारा हार्ट, कौन सी मसल से बना है, कार्डियक मसल। और मस्कुलर के साथ साथ इसकी जो पोजीशनिंग है दैट इज वेंट्रल, आगे की तरफ है। तो अगर मैं स्टेथ लगाऊंगा तो आगे की तरफ लगाऊंगा। पर अगर आप नॉन कॉर्डेट्स का पढ़ोगे तो उनके अंदर बिल्कुल उल्टा है। तो उनके अंदर जो हार्ट है विच इज नॉट मेड अप ऑफ मसल, इट इज मेड अप ऑफ अ ट्यूब। तो जितना भी ब्लड है एक ट्यूब में फ्लो कर रहा है, और वो ट्यूब ना ही वेंट्रली लोकेटेड है ना ही साइड्स पे लोकेटेड है, पर पीछे की तरफ लोकेटेड होगी। तो जो पोजीशन है दैट इज डॉर्सल। तो जब भी आप नॉन कॉर्डेट पढ़ोगे, अगर आपने हेमी कॉर्डेट तक पढ़ना है तो आपसे पूछा जाए अगर उनका रेस्पिरेट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वेंट्रली लोकेटेड है डॉर्सली, तो आप क्या बोलोगे, आपको हमेशा याद रखना है कि दिस इज गोइंग टू बी डॉर्सली लोकेटेड। और क्लोज टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। क्लोज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब है कि अगर मैं इसकी बॉडी में कैविटी देखूं तो सपोज ये एक्टोडम है, ये एंडोडम है, बीच में अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डेवलप होगा तो वो ट्यूब की तरह होगा। किसकी तरह होगा, वो पूरा एक ट्यूब की तरह आपको वो दिखाई देगा।
और ट्यूब का मतलब कि अगर यहाँ पर कोई टिश्यू है, मान लो यहाँ बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज हैं, अगर इनको न्यूट्रिशन चाहिए तो ब्लड कभी भी डायरेक्टली टिश्यू में नहीं जाएगा, तो फ्लूइड सारा जो एब्जॉर्प्शन होगी या ब्लड से वो पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा, फिर वो टिश्यूज उसको पिकअप करेंगे, यानी कि कोई भी टिश्यू डायरेक्टली ब्लड के कॉन्टैक्ट में नहीं होगा। तो ऐसा सिस्टम जहां पर भी आपको दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड क्लोज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो हमारा भी कैसा है, क्लोज टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। तो हर टिश्यूज और ब्लड के बीच में मेरे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जिसके थ्रू एक्सचेंज हो रहा है। अच्छा, यहां पर हम देख लेते हैं, एक एक्सेप्शन है, जितने भी एनालिटिक्स आप पढ़ते हो सभी के अंदर क्लोज टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपको मिलेगा, एक्सेप्ट लीचेस। लीचेस के अंदर आपको ओपन टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दिखाई देगा, यानी कि अगर मैं लीच की कैविटी ओपन करूं तो वहां पे मुझे बहुत सारा फ्लूइड दिखाई देगा, विच इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं। ट्यूबुलर हार्ट आपने देख लिया और डॉर्सली प्लेस्ड है। अच्छा, अगर ब्लड की बात कर लें तो ब्लड इनका कैसा है, हमारा ब्लड कैसा है, किस कलर का है, रेड, क्योंकि उसके अंदर एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इनका ब्लड भी कैसा होगा, रेड। इसका मतलब दे माइट बी हैविंग व्हाट, आयरन कंटेनिंग व्हाट, पिगमेंट, जो गैसेस को कैरी करने में हेल्प करेगा। और इस आयरन कंटेनिंग पिगमेंट को आप हीमोग्लोबिन नहीं बोलते हो, इनके केस में दिस इज गिवन अ वेरी स्पेशल नेम कॉल्ड एरिथ्रोक्रुओरिन। एरिथ्रोक्रुओरिन, RIN, एरिथ्रोक्रुओरिन। मैं यहां फिर से लिख देता हूं, आपको याद रखना है एरिथ्रोक्रुओरिन। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है एरिथ्रोक्रुओरिन पिगमेंट का रोल क्या है और वो कहां पे प्रेजेंट है। तो रोल क्या है, गैस क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में वो हेल्प करता है। क्लोज टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है सभी जगह पर, ओनली एक्सेप्शन इज लीच। तो ये हमने तीन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आसान है, सबसे आसान फाइलम है एनेलिडा। इसके अलावा इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लेते हैं, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन को अगर मैं देखूं तो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इनकी बॉडी में दे आर हैविंग दीज कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दे आर हैविंग कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रीडियाज। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने, दे आर कॉल्ड नेफ्रीडियाज। तो अगर हम अपने से कंपेयर करें, अगर अपनी बॉडी में देखें, हमारी बॉडी में क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनी। और किडनी को अगर मैं देखूं तो किडनी में देयर आर कॉइल्ड ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड नेफ्रॉन। पर अच्छी बात क्या है कि सारे के सारे नेफ्रॉन एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो कॉन्सेंट्रेटेड मास ऑफ नेफ्रॉन हम क्या बोल देते हैं, दैट इज किडनी। पर अगर मैं सपोज अर्थवर्म बना लूं, तो यहाँ पे अर्थवर्म बना लूं, इसके सेगमेंट्स हैं, तो सेंटर से क्या पास कर रही होगी, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के बाहर जितनी भी जगह होगी दैट इज कॉल्ड बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी में ये टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स आपको थ्रू आउट दी बॉडी स्कैटर्ड दिखाई देंगे। डन। ये बेसिकली क्या कर रहे होंगे, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है बॉडी कैविटी में वो सब एक्यूमुलेट करेंगे। तो ऐसे कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो आपको स्कैटर्ड थ्रू आउट दी बॉडी कैविटी, मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, स्कैटर्ड थ्रू आउट बॉडी कैविटी जो आपको दिखाई देंगे, दे विल बी कॉल्ड नेफ्रीडियास। तो नेफ्रीडियास दे आर जस्ट लाइक नेफ्रॉन्स व्हिच आर स्कैटर्ड थ्रू आउट दी बॉडी। हमारे में और इनमें यही डिफरेंस है। अच्छा, नेफ्रीडिया को अगर आप देखते हो तो नेफ्रीडिया क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को पिकअप करते हैं। वो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है और यूरिया भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी हैबिटेट। अगर वो एक्वाटिक है तो अमोनिया होगा, टेरेस्ट्रियल है तो यूरिया हो सकता है। पर कहीं पर भी हो तो जो फंक्शनल यूनिट आप बोल सकते हो, फंक्शनल यूनिट अगर एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन की पूछी जाए तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज नेफ्रीडिया। तो आपको पहली बात तो ये याद रखना है, तो एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन इसका बहुत आसान है। फिर और देखते हैं, इनकी बॉडी में नर्वस सिस्टम देख लेते हैं। कोई खास इंप्रूवमेंट हुई नहीं है नर्वस सिस्टम में, तो जैसा ही आप प्लैटीहेल्मिन्थ एस्केलमेंथिस में पढ़ते आ रहे हो बिल्कुल वैसे ही नर्वस सिस्टम आपको दिखाई देगा। तो कैसा था उनका, तो मैं बोल सकता हूं कि उनके हेड रीजन में देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ गैंग्लियास। तो हेड रीजन में गैंग्लियास होंगे, और हेड गैंग्लियास तो यहां पे लिख देते हैं पेयर्ड गैंग्लियास। तो पेयर्ड हेड गैंग्लियास, और ये क्या करेंगे, दे विल गिव राइज टू लॉन्गिट्यूडनल नर्व
कॉर्ड्स, है ना। और ये जितनी भी लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड होंगी वो वेंट्रल साइड से रन करेंगी। हमेशा याद रखना, मैंने भी आपको कॉर्डेट्स का और नॉन कॉर्डेट्स का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बताया था, पर अभी हम नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स का नर्वस सिस्टम भी कंपेयर करते हैं। हमेशा याद रखना कि कॉर्डेट्स के अंदर जो भी नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जब भी आप पढ़ोगे तो दैट इज डॉर्सल। तो अगर हम आगे की तरफ देखें तो आगे की तरफ हमारा दिल है और पीछे की तरफ हमारा नर्वस सिस्टम है, पर नॉन कॉर्डेट्स में उल्टा है, उनका पीछे की तरफ दिल है और वेंट्रल साइड पर क्या है, उनका नर्वस सिस्टम है। तो यानी कि बॉडी में जो नर्व कॉर्ड होगी वो लॉन्गिट्यूडनली रन तो करेगी, पर वो हमेशा वेंट्रल साइड से रन करेगी। तो सपोज अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इसी अर्थवर्म को देख लो तो इसके फेरिंजियल रीजन में आपको गैंग्लियास दिखाई देंगे, तो दे विल बी कॉल्ड फेरिंजियल गैंग्लियास, और इनसे जो नर्व कॉर्ड निकलेगी वो बॉडी के पीछे की तरफ जाएगी, तो ये ऐसे आपको दिखाई देंगे। तो मैंने इनका नाम रख लिया, तो दे आर कॉल्ड हेड गैंग्लियास, दे आर कॉल्ड हेड गैंग्लियास। और ये इसका नाम रख लिया तो दे आर कॉल्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड का एक पेयर और हेड गैंग्लियास के अलग अलग पेयर आपको दिखाई देंगे। बेसिकली जब आप अर्थवर्म पढ़ते हो तो वहां पे फेरेंजियल गैंग्लिया, सब फेरेंजियल सुप्रा और सब फेरेंजियल गैंग्लिया आप पढ़ते हो, पर अभी सिर्फ हम इन जनरल याद रख लें कि इन्हीं जितना भी आप नर्वस सिस्टम पढ़ते हो तो वहां पे पेयर्ड हेड गैंग्लिया मिलेंगे, गिविंग राइज टू लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड व्हिच आर आल्सो नोन एज वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स। कहने का मतलब क्या है, अगर आप साइड से भी देख लो, चलो साइड से देख लेते हैं। तो अगर मैं अर्थवर्म बना रहा हूं तो अर्थवर्म में सेगमेंटेशन है, तो ये क्या उसकी एलिमेंट्री कैनाल मुझे दिखाई दे रही है। एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ मुझे क्या दिखाई देगा, वहां पर मुझे पेयर्ड गैंग्लिया दिखाई देंगे जो ऊपर की तरफ होंगे, और इनके थ्रू जो नर्व कॉर्ड निकलेगी वो क्या करेगी, वेंट्रली बॉडी के रन करेगी, तो वो ऐसे रन करेगी नीचे की तरफ। तो दिस इज कॉल्ड वेंट्रल नर्व। इसको आप पढ़ सकते हो आराम से। डन। इसको डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पर सिर्फ अभी समझना है पेयर्ड हेड गैंग्लिया गिविंग राइज टू वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम। तो आप देख सकते हो कि प्रिमिटिव टाइप ही नर्वस सिस्टम चल रहा है, पर अब उतना भी प्रिमिटिव नहीं है जितना आपको प्लेटी एलिमेंट में दिखाई देगा। हर फाइलम में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स आगे बढ़ते जाएंगे। आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है इनका, दैट विल बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं आपको पहले बता चुका हूं, हर फाइलम में आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे ज्यादा ध्यान दोगे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, कहीं पर भी हम सेक्सेस को डिफाइन करते हैं। तो हमेशा याद रख लेना, सेक्सेस जब आप पढ़ते हो तो ये मोनोइशियस भी हो सकते हैं। मोनोइशियस का मतलब एक ही पेरेंट मेल गैमेट भी बना रहा है और फीमेल गैमेट भी बना रहा है, और डाइएशियस भी हो सकता है, यानी कि मेल अलग है और फीमेल अलग है। तो मोनोइशियस का क्लासिकल एग्जांपल जब आप पढ़ते हो तो दैट इज कॉल्ड अर्थ वर्म। और लीच भी कैसी है, मोनोइशियस। तो दो एग्जांपल आपने पढ़ने हैं। तो हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं, मोनोइशियस बोलो या फिर हर्माफ्रोडाइट। मैं मोनोइशियस बोलता हूं, पर आप बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हो, मोनोइशियस भी बोल सकते हो और हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हो। डाइएशियस की बात कर लेते हैं। डाइएशियस का एक ही एग्जांपल आपको याद करना है, दैट इज नेरिस। डन। फिर हम देख लेते हैं सेक्सेस आपने देख लिए, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमेशा आपको पता है कैसा होगा, क्योंकि अब हम हायर एनिमल पर आ गए हैं, तो ओनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि अब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, पर गैमेट अगर बन जाए, फ्यूज ना करे, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। फिर हमें क्या देखना है, फर्टिलाइजेशन। तो आपको याद रखना है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। अलग अलग केसेस टू केसेस वेरी करता है। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल। अच्छा, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि स्पर्म और ओवा आपस में मिल गए, किसका फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट का। अब जाइगोट से आपने बेसिकली क्या बनाना है, एडल्ट बनाना है। तो एडल्ट बनाने के लिए आपके पास दो दो ऑप्शन है, या तो आप सीधा एडल्ट बना लो या आप लार्वल फॉर्म के थ्रू एडल्ट बना लो। तो अगर सीधा एडल्ट बनना है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्वा, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे अगर लिखते हो डायरेक्ट डेवलपमेंट, और यहाँ पर अगर लार्वा इन्वॉल्व है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनकी अगर बॉडी में आप डेवलपमेंट देखोगे तो डेवलपमेंट अगर आप देखोगे, दिस कैन बी डायरेक्ट एज वेल एज इन डायरेक्ट। अब ये जो मैं बता रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि लार्वा का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो अर्थवर्म जब भी आप पढ़ोगे तो अर्थवर्म में जो डेवलपमेंट होती है दैट इज डायरेक्ट। डन।
और दूसरा जो होगा दैट इज कॉल्ड लीच। तो लीच और अर्थवर्म में कभी भी लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इनके अंदर डेवलपमेंट हमने लिख लिया, दिस कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट। पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमेशा जहां पर आपको दिखाई देगी दैट विल बी इन नेरेस। पैरापोडिया दिखाई दे रहे हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाई दे रही है और डाइएशियस नेचर दिखाई दे रहा है। डन। तो नेरेस में आपको लार्वा याद करना है, इन जनरल याद कर लेना कि एनालिडा जब भी आप पढ़ो, एनालिडा जब भी आप पढ़ो और आपसे पूछा जाए लार्वा, तो आपको सीधा याद रखना है ट्रोकोफोर लार्वा। तो आप सीधा जो लार्वा का नाम याद रखोगे दिस इज कॉल्ड ट्रोकोफोर। मोलस्का में भी बिल्कुल सेम लार्वा आप पढ़ोगे, पर अभी सिर्फ आपको याद रखना है दिस इज ट्रोकोफोर लार्वा। तो एनालिडा जब भी आपने पढ़ा तो आपको एक ही लार्वा हमेशा और हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, दैट इज ट्रोकोफोर। और वो भी सब जगह पर नहीं, किसमें आपको याद करना है, नेरेस में। लार्वा आपने याद कर लिया, दिस इज ट्रोकोफोर। तो ये तो बेसिक आपने पढ़ लिया। सेगमेंटेशन होगी, ट्रू सिलोम होगी, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, स्कीजोसीलोमेट होंगे, ये आपने देखा। ट्रू एलिमेंट्री कैनाल होगी, कंप्लीट होगी, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होगा। फिर आपने रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी सरफेस देख लिया, क्लोज टाइप ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपने देख लिया। फिर आपने देख लिया कि एरिथ्रोक्लोरिन नाम का पिगमेंट होगा, नेफ्रीडियाज आपने देख लिए। फिर आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसका डिस्कस कर दिया। तो ये बेसिक है बिल्कुल, जो एनालिडा के जनरल फीचर्स हैं। बहुत ही आसान है, आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको हो सकता है याद भी हो जाए। डन। एक लास्ट इसमें जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिड्स, मैंने आपको बताया था एक फाइलम को अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई करने के लिए कुछ बेसिस है। तो जो बेसिस है जो हम कर रहे हैं दैट इज ऑन दी बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पैरापोडियास एंड सीटेस। तो आपको वहां पे पढ़ना है। तो 4 क्लासेस बेसिकली आपको पढ़नी है, बहुत ही आसान है, इसको हम देखेंगे। तो 4 क्लासेस आपको पढ़नी है इसके अंदर। तो मैं ऐसे बना देता हूं। तो 4 क्लासेस के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहली क्लास जो है दैट इज कॉल्ड पॉलीकीटा। पॉली मीन्स मैनी, कीटा मीन्स हेयर। तो बॉडी आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बॉडी के आसपास बहुत सारे हेयर हैं, जैसे आपने पहली फोटो देखी थी। तो जिसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये जो अगर आप फिगर देख रहे हो, ये जो आप फिगर देख रहे हो, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि बॉडी के आसपास बहुत सारे हेयर हैं, पर हैं कुछ नहीं, ये लेटरल अपेंडेजेस हैं बॉडी में, जिनका नाम आपने रखा हुआ है दिस कॉल्ड पैरापोडिया। ये आपको याद रखना है, पैरापोडिया। फिर दूसरी जब आप क्लास पढ़ते हो वहां पर आप लिखोगे दे आर कॉल्ड ओलिगोकीटा। ओलिगो मीन्स फ्यू, पॉली मीन्स मैनी, ओलिगो। ओलिगो कहीं पर भी वर्ड आप पढ़ते हो तो दैट मीन्स लेस और फ्यू। डन। फिर आप पढ़ोगे अगली क्लास जब आप पढ़ोगे दैट इज कॉल्ड हीरोडीनिया, दैट इज कॉल्ड हीरोडीनिया। और चौथी क्लास जब आप पढ़ोगे दैट इज बेसिकली एंशिएंट टाइप ऑफ एनालिडा, दे आर कॉल्ड आर्की एनालिडा। डन। तो हम डिस्कस करते हैं कि करते हैं इसको। अच्छा, पॉलीकीटा को देख लोगे तो यूजुअली कैसे होंगे, आपको ये मरीन दिखाई देंगे। ओलिगोकीटा अगर आप देखोगे तो आपको ये टेरेस्ट्रियल दिखाई देंगे। हिरुडीनिया आपको दिखाई देंगे एक्वेटिक, पर यूजुअली आपको दिखाई देंगे दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। और इनको अगर आप देख लोगे तो दे आर मरीन। तो अगर मैं इनके आसपास बॉक्स बना लेते हैं ताकि आपको क्लासेस थोड़ी हाईलाइटेड नजर आए। तो ओलिगोकीटा और पॉलीकीटा, पहला काम है अपना तो क्लासों को याद करना। तो नाम को जितनी बार आप रिपीट करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा फीचर हमारे पास क्या है। अच्छा, दूसरे में हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर अगर आप देखते हो तो पैरापोडिया आपको प्रेजेंट दिखाई देगा, सीटेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। डन। पर इसमें अगर आप देखोगे तो पैरापोडिया दे आर एब्सेंट, पर सीटेज अगर आप देखोगे दे आर प्रेजेंट। इसका अगर आप देखोगे तो पैरापोडिया भी एब्सेंट है और सीटे भी एब्सेंट है। ऐसे ही आप आर्की एनालिडा में देखोगे तो वहां पर भी पैरापोडिया एब्सेंट है।
सीटेज भी एब्सेंट आपको दिखाई देंगे। डन। तो ये तो बेसिक क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया हमने डिस्टिंग्विश कर लिया। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड क्लाइटेलम। मैं अभी सिर्फ नाम लिख रहा हूं, अभी एंड में बताऊंगा व्हाट इज क्लाइटेलम। तो क्लाइटेलम, इनके अंदर आपको क्या दिखाई देगा? एब्सेंट। इसके अंदर क्या दिखाई देगा? क्लाइटेलम इज प्रेजेंट। यहां पर अगर आप क्लाइटेलम देखते हो तो दैट इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। डन। इनके अंदर देखोगे तो क्लाइटेलम आपको कैसा दिखाई देगा? एब्सेंट। अब बेसिकली क्लाइटेलम है क्या, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। तो क्लाइटेलम क्या है? अगर आप बॉडी देखते हो, तो अगर आप किसी भी अर्थवर्म की बॉडी देखोगे, तो सपोज अगर मैंने बोला कि क्लाइटेलम, क्योंकि क्लासिकली अर्थवर्म में मिल रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो अर्थवर्म में क्या है क्लाइटेलम। तो बेसिकली अगर आप अर्थवर्म में सेगमेंट देखते हो, तो कॉमन अगर हम बात करें, तो एवरेज नंबर ऑफ अर्थवर्म में जो सेगमेंट मिलते हैं दैट इज 100 to 120। 100 से 120 सेगमेंट आपको दिखाई दे। तो अगर मैं यहां से काउंट करूं 1 2 3, ऐसे ही लास्ट का जो सेगमेंट होगा, डन, ऐसी सेगमेंट होगा दैट इज 120th सेगमेंट। तो अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो ऐसे सेगमेंट दिखाई देंगे। पर अगर मैं सेगमेंट नंबर अर्थवर्म की बात कर रहा हूं, अर्थवर्म के केस से आप समझ जाओगे क्या होता है। तो अर्थवर्म की अगर मैं बात करूं, उसके 14th 15th और 16th सेगमेंट में, तो अगर मैं इन तीनों सेगमेंट को देखूं, तो बेसिकली इन तीनों सेगमेंट्स में जो एपिडर्मिस है, अगर आप उस एपिडर्मिस को देखोगे तो वो आपको काफी थिक नजर आएगी। वो आपको काफी थिक नजर आएगी। थिक होने के साथ साथ वो ग्लैंडुलर भी होगी, सिक्रीटरी भी आपको वो नजर आएगी। तो अगर आप यहां की एपिडर्मिस देख रहे हो, तो यहां पर अगर आप एपिडर्मिस देखोगे तो हो सकता है वहां पर एपिडर्मिस की आपको थिकनिंग दिखाई दे और सिक्रीटरी नीचे दिखाई दे। तो यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं कि दिस इज व्हाट, थिक ग्लैंडुलर रीजन्स जो आपको दिखाई देगा, तो दिस इज कॉल्ड एज क्लाइटेलम। डन। तो आप पूरी बॉडी में अगर देखोगे तो आपको पूरी बॉडी में सेगमेंटेशन दिखाई देगी, पर हो सकता है कुछ सेगमेंट्स आपको दिखाई दें, ऐसे दिखाई दें जिसके आसपास आपको सेगमेंटेशन दिखाई ना दे। तो नॉन सेगमेंटेड आपको ऐसा दिखाई देगा कि एक ही सेगमेंट है, पर एक्चुअली एक सेगमेंट नहीं होंगे, मल्टीपल सेगमेंट है। तो नॉन सेगमेंटेड थिक ग्लैंडुलर रीजन जो होंगे तो दे आर कॉल्ड क्लाइटेलम। अब ग्लैंडुलर का मतलब क्या है? ग्लैंडुलर वर्ड कहीं पर भी लग जाए तो दैट मीन सिक्रीटरी। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, एक प्रोटीन को रिलीज करेंगे। तो ये जो सिक्रीशंस हैं, ये जो रीजन हैं, ये एक प्रोटीन को सिक्रीट करेंगे जो इस रीजन को कोट कर लेगा। तो बेसिकली ये ऐसी सिक्रीशन बनाएंगे, प्रोटीनेशियस सिक्रीशन होगी। तो प्रोटीनेशियस सिक्रीशन जो इस क्लाइटेलम को सराउंड कर लेगी, और इसी को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कोकून। इसी कोकून, तो कोकून दिस इज जस्ट लाइक अ सेलोटेप अराउंड दिस सेगमेंट ऑफ दिस व्हाट, ये प्रोटीनेशियस कवरिंग को अगर आप ऐसे याद कर लो कि दिस इज लाइक व्हाट, सेलोटेप अराउंड द बॉडी ऑफ दिस अर्थवर्म। तो जितने भी गैमेट हैं, तो चाहे मेल अर्थवर्म क्या है, मोनोइशियस है, यानी कि एक ही पेरेंट क्या करेगा, स्पर्म भी बनाएगा और ओवा का फॉर्मेशन भी करेगा। तो दिस इज लाइक अ सेलो टेप अराउंड दिस इज लाइक अ कप अराउंड दिस बॉडी ऑफ दिस अर्थवर्म। तो इसी के अंदर क्या करते हैं, मेल गैमेट भी रिलीज होगा और इसी के अंदर फीमेल गैमेट भी रिलीज होगा। तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन जो होगी, तो दैट विल टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। तो आप इमेजिन करो कि इसके आसपास, अर्थवर्म के आसपास आपने क्या करा, एक सेलोटेप बांध दिया। उस सेलोटेप के अंदर क्या करेगा अर्थवर्म, मेल गैमेट को भी थ्रो कर देगा और फीमेल गैमेट को भी थ्रो कर देगा। तो हम क्या बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशन हो तो रही है, पर फर्टिलाइजेशन कहां हो रही है, बॉडी के बाहर हो रही है। तो बॉडी के बाहर लिखने की जगह तो हम वहां पर लिखा जाता है कि दिस विल टेक प्लेस इन कोकून। तो आपको हमेशा याद रखना है, तो क्लाइटेलम बेसिकली किसका फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्लाइटेलम विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कोकून, और कोकून आगे जाके फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर सकता है। तो आपको मैंने बताया, तो जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो नेरेस में कभी भी क्लाइटेलम डेवलप नहीं होता। यहाँ पे क्लाइटेलम हमेशा प्रेजेंट होगा ओलिगोकीटा में, और हिरुडीनिया के अंदर क्लाइटेलम प्रेजेंट तो होता है, पर आपको हमेशा वो ब्रीडिंग सीजन में दिखाई देगा, और यहाँ पर क्लाइटेलम डेवलप नहीं होगा। तो ये तो कुछ बेसिक आपने पढ़ लिए। अच्छा, पॉलीकीटा में जो हम सेक्सेस की बात कर लें, तो वहां पर आपको मैंने बता दिया सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट है, सेक्सेस सेपरेट है, और डेवलपमेंट जो है
डेवलपमेंट जो है दैट इज इन डायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब कि वहां पर लार्वा का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ ट्रोकोफोर लार्वा। तो आप समझ सकते हो, तो लार्वा कैसा हो गया, ट्रोकोफोर। यहां पर अगर हम सेक्सेस की बात कर ले, अच्छा ओलिगोकीटा में आता है अर्थवर्म, इसके अंदर आता है लीच। डन। कॉमन एग्जांपल अगर हम देख लें तो इसके अंदर आती है नेरिस, मेजर एग्जांपल और भी है, पर अर्थवर्म के नाम जब भी आ गया तो आप समझ सकते हो कि कैसा होगा, मोनो ईशियस। डेवलपमेंट कैसी होगी, डायरेक्ट। डन। यहां पर अगर आप देखते हो ये भी कैसे होंगे, मोनो ईशियस, और डेवलपमेंट कैसी होगी, डायरेक्ट। पर इनकी अगर आप बात करते हो, इनमें जो डेवलपमेंट होती है दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि वहां पर क्या होगा, देयर विल बी ट्रोकोफोर। लार्वा जो होगा दैट इज कॉल्ड ट्रोकोफोर। तो इन दोनों में कोई भी लार्वा प्रेजेंट नहीं है, पर बाकी दोनों में लार्वा है। अच्छा, यहां पर हम और बात कर लेते हैं, ये तो बॉडी देखी। आर्की एनालिडा, आर्की मीन्स कहीं पर भी वर्ड लग जाए, आर्की मीन्स एंशिएंट, इसका मतलब थोड़े प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनालिडा है। तो इनके अंदर ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। सिर्फ इतना सा याद कर लेना आर्की एनालिडा के रिस्पेक्ट में, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी सबके अंदर क्या है, ट्रू सेगमेंटेशन है। सिर्फ इंटरनल सेगमेंटेशन कहां पर आपको मिलेगी, दैट इज एन आर्की एनालिडा। बाकी सारे फीचर आपको पता है। अब सिर्फ हमारे पास क्या रह गया, कुछ एग्जांपल्स याद करने को रह गए। तो लिखते हैं एग्जांपल। पहला एग्जांपल पॉलीकीटा में हमें जो याद रखना है दैट इज नेरिस। नेरिस का मैंने आपको बताया कॉमन नेम क्या है, सैंड वर्म। डन। फिर अगला आप देखते हो, आपको जो एग्जांपल याद करना है दैट इज एफ्रोडाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड सी माउस। तो जितने भी एग्जांपल हैं जिसके आगे सी लग गया वो आपको अच्छे से याद करने हैं, तो दिस इज कॉल्ड सी माउस। फिर हम देखते हैं काइटोप्टेरस, तो एक एग्जांपल ये है, इसी को आप बोलते हो दिस इज कॉल्ड पैडल वर्म, दिस इज कॉल्ड पैडल वर्म। डन। फिर आप देखते हो पॉलिनो, पॉलिनो, दिस इज कॉल्ड स्केल वर्म, इसकी बात कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड स्केल वर्म। सभी नाम आपको याद करने पड़ेंगे, पर इसमें दो एग्जांपल अगर मैं आपको याद करने को बोलूं तो नेरिस और एफ्रोडाइट कभी मत भूलना। फिर लास्ट में आप पढ़ते हो इसका एग्जांपल सबेला। सबेला को आप बोलते हो दिस कॉल्ड पीकॉक वर्म। आई नो थोड़े से एग्जांपल टेढ़े हैं, याद करने हैं, पर इंपॉर्टेंट है। याद करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा, अगर मैं काइटोप्टेरस और पॉलिनो की बात करूं, इन दोनों के अंदर मुझे स्पेशल तरीके का एक फिनोमिनन दिखा है जिस कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। आपको मैंने एक फाइलम पढ़ाया था विच इज कॉल्ड टीनोफोरा। टीनोफोरा में ग्लोइंग नेचर था, यानी कि एबिलिटी थी लाइट को प्रोड्यूस और एमिट करने की। पर टीनोफोरा के अलावा भी आपको वो एबिलिटी और ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देती है, जिसके दो एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, काइटोप्टेरस और पॉलिनो। एनालिडा में आपने इनको इंक्लूड करते हो। फिर इसके एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरी क्लास का एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें ओलिगोकीटा आप बोलते हो। तो एक तो मैंने आपको, आप जानते ही हो सभी, फेरेटेमा पोस्टुमा, दिस इज कॉमन अर्थवर्म। जो आप अर्थवर्म कहीं पर भी रेफरेंस करोगे, रेफरेंस दोगे तो दिस कॉल्ड फेरिटेमा पोस्टुमा। फिर दूसरा आप याद कर लो, दिस कॉल्ड ट्यूबिफैक्स, दिस इज कॉल्ड ब्लड वर्म। आप हो सकता है पैकेज करो, पैकेज के क्वेश्चंस अगर आप करते हो तो पैकेजेस में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, ट्यूबिफैक्स। फिर आपको याद करना है ल्यूम्ब्रिकस। डन। इसको आप बोलते हो यूरोपियन अर्थवर्म। डन। फिर लास्ट में आपको याद करना है मेगास्कोलेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज साउथ इंडियन अर्थ, साउथ इंडियन स्टेट्स में आपको मिलता है। फिर अच्छा, इसकी बात करें तो यहां पर आपको क्लासिकल एग्जांपल जो पढ़ना था दैट इज हीरो डिनेरिया, दैट इज लीच। अच्छा, लीच की कॉमन बात कर ले तो यहां पर अगर आप देख लो, हिरुडेनेरिया पहला एग्जांपल आपने पढ़ लिया। लीच में क्या क्या बात थी, मोनोइशियस था। टन। बॉडी में देखोगे तो बॉडी में टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स अगर आप देखते हो तो लीच में 33। हमेशा याद रखना है कि इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि ओपन टाइप ऑफ कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम आपको दिखाई देगा। अब जो मैं बता रहा हूं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
हिरुडेनेरिया के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक स्पेशल तरीके का एक्सक्रीटरी टिश्यू, लीच क्या है, ब्लड सकर है, तो हो सकता है कि जब वो ब्लड सक करे तो ब्लड में बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट भी आ जाए, है ना। तो जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं, अपने केटल्स को क्या करते हैं, पॉन्ड्स या लेक्स में नहलाने के लिए लेके जाते हैं, और यूजली जैसे काओ हो गई, बफेलो हो गई, जब वो पॉन्ड से बाहर आएंगे तो उनकी बॉडी पे बहुत सारे लीचेस क्या होते हैं, चिपके होते हैं, तो वो बेसिकली वहां पर क्या कर रहे होते हैं, ब्लड को सक कर रहे होते हैं। अब वो अगर काओ का ब्लड सक कर रहे हैं या बफेलो का ब्लड सक कर रहे हैं, गोट का ब्लड सक कर रहे हैं, तो उनके ब्लड में बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट भी होगा। तो जैसे वो नाइट्रोजनस वेस्ट को सक कर रहे हैं तो बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट या टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, तो उसके लिए नेचर ने इनको क्या किया है, एक एडिशनल एक्सक्रीटरी टिश्यू दिया है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। वैसे इसका फंक्शन आज तक क्लियर नहीं है, पर माना जाता है कि दिस इज एक्सक्रीटरी इन नेचर। तो वहां पे जो टिश्यू है दैट इज कॉल्ड बोट्रियोइडल टिश्यू, उसका जो नाम है दैट इज कॉल्ड बोट्रियोइडल टिश्यू, तो आपको याद करना है। फिर एक और एग्जांपल जो इसका दूसरा आपको याद करना है दैट इज पोंटोडेला। तो दो एग्जांपल हिरुडीनिया में आपने पढ़ लिए, तो दैट इज हिरुडिनेरिया और पोंटोडेला। डन। फिर लास्ट में आर्की एनालिडा के दो एग्जांपल आपको याद करने हैं, डाइनोफाइलस और पॉलीगॉडियस। तो ये दो एग्जांपल हैं, इनका कोई कॉमन नेम नहीं है, इनके सिर्फ साइंटिफिक नेम आपको याद करने हैं, डाइनोफाइलस और पॉलीगॉडियस। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑल क्लासेस ऑफ फाइलम एनालिडा याद करना है। तो बहुत आसान है फाइलम एनालिडा। पहले आपने बेसिक फीचर्स को कंपेयर किया, फिर आपने बॉडी वॉल देखा, बॉडी वॉल देखते देखते आपको पता लग गया कि बॉडी में अरेंजमेंट कैसा है, फिर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, फिर कार्डियोवेस्कुलर देखा, कार्डियोवेस्कुलर में आपको पता लग गया कि वहां पर क्या है, आपके पास एरिथ्रोक्लोरिन नाम का पिगमेंट है, फिर आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रीडिया देख लिए, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया, और लास्ट में क्लासेस आपने डिस्कस कर ली। तो ये बेसिक है बिल्कुल एनालिडा का। यहां पर जितने भी क्वेश्चंस आपसे नीट में पूछे जाएंगे या तो बेसिक से पूछेगा या विद रेफरेंस टू अर्थवर्म पूछ लेगा। आपकी एनसीईआरटी में अर्थवर्म अलग से भी दिया हुआ है, पर आपको अर्थवर्म नीट के लिए नहीं पढ़ना है, ना वो एम्स में पूछा जाता है ना नीट में पूछा जाता है। पर आपसे अगर अर्थवर्म का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो समझ लेना एनालिडा के रिस्पेक्ट में वो क्वेश्चन पूछा गया। डन। तो आप लोग इस फाइलम को अच्छे से रिवाइज करो। आज की क्लास के लिए हम इतना पढ़ेंगे, अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम आर्थ्रोपोडा स्टार्ट करेंगे। तो दैट इज फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।